बस कोई दिक्कत नहीं ना। चल चलो भैया जल्दी से आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। और आज का ये सेशन, पहला चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है, ये एनसीईआरटी क्लास 9th में चैप्टर का नाम है ना, डाइवर्सिटी इन लिविंग। 7 नंबर, चैप्टर नंबर 7 होगा। क्या होगा भैया? चैप्टर नंबर 7 होगा। और ये नीचे कब बिछेगा? क्योंकि बहुत थक जाते हैं जूता पहने में। ठीक है भैया, तो आ जाओ। हाँ सही है, सही। फूलों के मौसम में मिलने आते हैं, पतझड़ में पंछी बन के उड़ जाते हैं, परदेसी मेरे यारा गुजरा जमाना। हाँ भैया, सभी लोग क्या हाल चाल? बहुत ठीक हो? चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे सजीवों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे भैया? सजीवों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ओके चलो भैया, क्या पढ़ेंगे भैया? सजीवों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार 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 नमस्कार। चलिए तो सभी लोगों को नमस्कार, शुरू करते बाऊ। ठीक है, चलिए ओके। तो हम वर्गीकरण, सजीवों का वर्गीकरण का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब हम आईयूसीएन के बारे में जाते हैं, कहाँ जाते भैया? आईयूसीएन। सबको पता है आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? सबको पता है भैया आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? सबको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। स्थापना मतलब होता है इस्टेब्लिशमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, अब सर इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर या इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हम कहेंगे सर ग्लैंड में है। कहाँ है भैया? ग्लैंड में है। और ग्लैंड कहाँ है? तो हम कहेंगे स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है भैया? स्विट्जरलैंड में है। कहाँ भैया? स्विट्जरलैंड में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा, है ना। चलिए, तो आईयूसीएन की स्थापना 1948 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हम कहेंगे स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। भारत इसका सदस्य कब बना था? भारत इसका जो सदस्य बना, मेंबर बना, वो कब बना दोस्तों? तो भारत इसका सदस्य बना है 1969 में। 1969 में भारत इसका सदस्य बना है। चलो भैया एक बार फिर से जान लो। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। भारत इसका सदस्य 1969 में बना था, 1969 में। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। कहाँ भैया? स्विट्जरलैंड में। अब जरा ध्यान से देखेगा, इस दुनिया में जितने भी लिविंग्स हैं, जितने भी सजीव हैं, इन सजीवों का डेटा या लिखा पढ़ी या लिस्ट किसके पास है? आईयूसीएन के पास में है। किसके पास है? आईयूसीएन के पास है। अब जब हम आते हैं दोस्तों, तो यहां देखिएगा, ये एनसीईआरटी क्लास 9th है। क्या है बाऊ? एक बार बोलो। ये एनसीईआरटी क्लास 9th है। हम क्या बोलेंगे सर? एनसीईआरटी क्लास 9th है। एनसीईआरटी क्लास 9th है ना, क्लास 9th। और कौन सी एनसीईआरटी है? तो हम कहेंगे ओल्ड एनसीईआरटी है, पुरानी एनसीईआरटी है। ठीक है विकास कुमार, कौन सा एनसीईआरटी है? पुरानी एनसीईआरटी है ना। अब इस पुरानी एनसीईआरटी जो साइंस है, इस साइंस का 7वां चैप्टर, अध्याय कौन सा? 7वां,
जीवों में विविधता या डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवों में विविधता, है ना। अब सुनिएगा, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर कितने प्रकार के जीव समूह पाए जाते हैं? ऐसा बोला है, सभी जीवधारी एक दूसरे से किसी ना किसी रूप से अलग होते हैं। आप स्वयं को और अपने एक मित्र को ही ले लो, आप एकदम गोरे हो, आपका दोस्त एकदम कलुआ है ना। आप एकदम लंबे हो, आपका दोस्त एकदम छटकंका है, गुट्ठा टाइप का है। आप एकदम से बढ़िया तरीके से चल रहे हो, आपका दोस्त एकदम बागड़ बिल्ला के जैसे है। तो इस दुनिया में सभी लिविंग एक दूसरे से क्या है, अलग है कि नहीं है? अलग है कि नहीं है? बिल्कुल अलग है ना। चलिए, ओके, क्या दोनों की लंबाई एक समान है? नहीं भैया, नहीं समान है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, ऐसा है कि नहीं है? ठीक है, चलो भैया, अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्या आपकी नाक बिल्कुल आपके मित्र के जैसी दिखती है? कोई जरूरी नहीं, हमारा तो नाक बहुत बड़ा है, एकदम नाक नहीं नाका है ना। नाक नहीं, क्या है, नाका है, इतना बड़ा है। कोई जरूरी नहीं कि आपका नाक भी बड़ा हो, है ना, छोटा होता है। क्या आपकी और आपके मित्र की हथेली का आकार समान है? बहुत लोगों का हथेली बड़ा होता है, बोलो हथेली छोटा होता है ना। चलिए, यदि हम अपनी और अपने मित्र की तुलना किसी बंदर से करें तो वाकई हमारा दोस्तों बंदर के जैसा लगता है, एकदम से ना डायनासोर के जैसा लगता है जब वो चलता है तो, है ना। क्या आप देखेंगे, तो हम देखेंगे कि निश्चित रूप से आप पृथ्वी पर रहने वाले जीवों में विभिन्न समूहों के बारे में सोचें। हम एक और जहां सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले बैक्टीरिया, है ना, जीवाणु होता है बहुत छोटा सा, जिसका आकार कुछ माइक्रोमीटर होता है, और दूसरी तरफ 30 मीटर लंबा एक वेल होता है, या कैलिफोर्निया में 30 मीटर लंबे रेडवुड पेड़ भी पाए जाते हैं। कुछ चीड़ के वृक्ष हजारों साल तक जिंदा रहते हैं, जबकि कुछ कीट होते हैं बिल्कुल थोड़ी दिन के लिए जिंदा रहते हैं। कुछ मच्छर का जीवन काल कुछ ही दिनों तक होता है। और जो विविधता रंगहीन जीवधारियों, पारदर्शी कीटों और विभिन्न रंगों और पक्षियों फूलों में भी पाई जाती है। तो आपने सुना होगा, दुनिया में विविधताएं हैं कि नहीं है, डाइवर्सिटी है कि नहीं है? जरा एक बार कमेंट करिएगा, यस या नो, कमेंट करिएगा। डाइवर्सिटी है, विविधताएं हैं कि नहीं है? बिल्कुल है विविधताएं। ठीक है, अब सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है कैसे, उसने कहा माइक्रोमीटर, जरा मास्टर साहब बताओ एक माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है? तो हम कहेंगे 10⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। क्या होगा? 10⁻⁻6। यही आपके सवाल हो गए। हम कहेंगे सर एनसीईआरटी से सवाल पूछ ले, अरे यही पूछेगा। ठीक है, तो इस बार हम एनसीईआरटी को रटा देंगे, कुछ यहाँ पढ़ाएंगे कुछ यूट्यूब पढ़ाएंगे। हम कसम खा लिए हैं कि हर बच्चे को एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन याद रहना चाहिए, ताकि आप 90% क्वेश्चन हल कर लो, चाहे जो हो जाएगा। ठीक है, और ये चीज आपको याद रखना है, जो थोड़ी बहुत गलती हमारी पिछली में हो चुकी थी तो इस बार बिल्कुल नहीं होने देना है। ठीक है, चलो भैया, तो देखिएगा, दुनिया में ऐसे भी छोटे लिविंग है जिनको हम आंखों से देख नहीं सकते हैं। 100 फीट लंबा भी लिविंग होता है, 30 फीट लंबा भी लिविंग होता है कि नहीं है? दुनिया में बिल्कुल है। चलो, अब आते हैं सबसे पहले, जो हम अगर बात करते हैं कि वर्गीकरण करने की जो कॉन्सेप्ट दिमाग में आया, वो कैसे आया, एनसीईआरटी लिखता है। आप लोग इसको पढ़िएगा, हम भी पढ़े दे रहे हैं। सभी जीवधारियों को उनकी शारीरिक संरचना, यहां याद रखना, उनकी शारीरिक संरचना, बॉडी स्ट्रक्चर, क्या होगा, शारीरिक संरचना मतलब बॉडी स्ट्रक्चर, और कार्य के आधार पर पहचाना जाता है। तो बॉडी की संरचना और उनके कार्य के आधार पर पहचाना जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है। शारीरिक बनावट में कुछ लक्षण अन्य लक्षणों की तुलना में ज्यादा परिवर्तन लाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसमें समय की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः जब हम शारीरिक बनावट अस्तित्व में आती है तो यह शरीर में बाद में होने वाले कई परिवर्तनों को प्रभावित कर देती है। दूसरे शब्दों में, शरीर की बनावट के दौरान जो लक्षण पहले दिखाई पड़ते हैं उन्हें मूल लक्षण के नाम से हम जानते हैं।
इससे यह पता चलता है कि जीवों के वर्गीकरण का जो विकास से कितना नजदीकी संबंध है। जो विकास क्या है, हम जितने भी जीवों को देखते हैं वे निरंतर होने वाले परिवर्तनों की उस प्रक्रिया के स्वाभाविक परिणाम है जो उनको बेहतर जीवन यापन करने के लिए आवश्यक थे। जो विकास की इस अवधारणा को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अब यही से सवाल निकाल लेगा कि ये बताइए जो विकास किसने दिया था, जरा बताओ भैया। जो विकास मतलब होता है इवोल्यूशन, जो विकास मतलब इवोल्यूशन। तब आप क्या बताओगे, जो विकास या एवोल्यूशन किसने दिया था, सभी लोग बताइएगा। तो हम बता देंगे भैया, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था, 1859 में दिया था। किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने 1859 में दिया था। ठीक है, चलिए यहां पर लिखा भी है। और अब आपसे कहा जाएगा वो इनकी पुस्तक का नाम, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, किताब का नाम क्या है भैया। तो हम कहेंगे सर ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या नाम है किताब का, तो हम कहेंगे सर ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो इनकी बुक का नाम क्या है भैया, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज क्या होगा सर, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो दो सवाल आपको मिल गए कि नहीं मिले भैया, कि इवोल्यूशन थ्योरी या जीवों की उत्पत्ति और उद्विकास का नियम किसने दिया, चार्ल्स डार्विन ने दिया है ना। ठीक है, कब दिया था, 1859 में। और इनकी किताब का नाम क्या था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या होगा भैया, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज हो जाएगा। तो यह दोनों चीजें आपको याद रखना। जो विकास की अवधारणा चार्ल्स डार्विन 1859, इनकी बुक का नाम द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया है। ठीक है, जो विकास की इस अवधारणा को वर्गीकरण से जोड़कर देखने पर हम पाते हैं, है ना, कि इस शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन कुछ जीवों को शारीरिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहले प्रकार के जीवों को आदिम अथवा निम्न जीव कहते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के जीवों को उन्नत और उच्च जीव कहते हैं। लेकिन ये शब्द उपयुक्त नहीं, क्योंकि उनकी भिन्नताओं का ठीक से पता नहीं चलता है। इसके बजाय हम इसके लिए पुराने जीव और नए जीव शब्द का प्रयोग करते हैं, चूंकि विकास के दौरान जो है जटिलता को देखने को मिलता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, है ना, ये बताइएगा विष्णु जी के कितने अवतार होते हैं, बताओ भैया जरा, विष्णु जी के कितने अवतार हैं, विष्णु जी के कितने अवतार हैं, है? विष्णु जी के 10 अवतार हैं, है ना। विष्णु जी के कितने अवतार हैं, कोई जानता है, क्या बनेगा भैया, पंडित क्या बनेगा भाई, बताओ जरा, विष्णु जी के कितने अवतार होते हैं, कितने अवतार हैं भैया विष्णु जी के, कोई बताएगा। 10 अवतार, है ना, कल्कि अवतार भी है ना, 24 अवतार नहीं, 24 अवतार नहीं है, 10 अवतार है ना, 8 अवतार, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी 8 अवतार हैं, 2 अवतार आना बाकी है ना, 8 अवतार हैं, 2 अवतार आना बाकी है ना, ऐसा लोगों का कहना है। मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता है, बस हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भैया विष्णु जी का एक अवतार मछली का भी तो अवतार है, मत्स्य अवतार है कि नहीं है, मत्स्य अवतार है कि नहीं है, मछली का अवतार है कि नहीं है। तो विष्णु जी का अवतार जो है वो समय समय के बाद, समय समय पर क्या हुआ, अलग अलग रूप धारण करके आया है कि नहीं आया है। तो ऐसे लिविंग भी इस दुनिया में अलग अलग करके आए हैं, है ना, अलग अलग आए हैं। तो देखा होगा सबसे पहले दुनिया में प्रोकैरियोटिक, फिर यूकैरियोटिक, फिर यूनिसेलुलर, फिर मल्टी सेलुलर, फिर क्या होगा भैया, पानी में रहने वाला, फिर जमीन में रहने वाला। ऐसा आया है कि नहीं आया ऐसा, है ना। तो ये चीज आपको याद है। अच्छा, लोगों का कहना है मत्स्य अवतार भी है विष्णु जी का, है ना। तो अब केवल हम आपको समझाने के लिए बता रहे कि जिस प्रकार लोग विष्णु जी को बताते हैं कि बहुत सारे अवतार में आए हुए हैं, तो इससे जीवधारी भी क्या है भैया, बहुत सारे अवतार में आए हुए हैं।
ठीक है, डायरेक्ट भगवान ने लॉन्च नहीं कर लिया रहमान सर नीचे जाओ, है ना, ऐसा नहीं है। रहमान सर के पिछली पीढ़ी का नाम बंदर था, उससे पिछली पीढ़ी कुछ और रहा होगा, उससे पिछली पीढ़ी कुछ और रहा होगा, उससे पिछली पीढ़ी कुछ और रहा होगा। तो ऐसे जीवों की उत्पत्ति क्या हुई, सीक्वेंस से हुई है, ऐसे नहीं डायरेक्ट भगवान ने लॉन्च कर दिया जाओ फलाने, है ना, ऐसा नहीं है। जीवों की उत्पत्ति सीक्वेंस में हुई है और यही बात इसमें इवोल्यूशन में बताया गया है। ठीक है, चलिए इतनी बातें क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इस दुनिया में जितने भी लिविंग हैं, इन सभी लिविंग को क्लासिफिकेशन करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था, ये कैसे किया गया था, यही सब आपको बताना है। चलिए, तो इसके लिए विज्ञान की एक शाखा जिसका नाम है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जो दो शब्दों से बनी है। एक है आपका टैक्सिस, क्या है भैया, टैक्सिस, और दूसरा वर्ड क्या है भैया, नॉमी है। क्या है भाई साहब, नॉमी है। क्या होगा भैया, नॉमी है। टैक्सिस और दूसरा क्या होता है, नॉमी। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या हो जाएगा भैया, अरेंजमेंट हो जाएगा। क्या होगा सर, अरेंजमेंट हो जाएगा। अरेंजमेंट को हिंदी में बोलते हैं व्यवस्थित। क्या बोलते हैं भैया, व्यवस्थित कहते हैं। और नॉमी का मतलब होता है रूल या लॉ, रूल या क्या बोला जाता है इसको, लॉ बोलते हैं, या इसको बोलते हैं नियम। क्या बोलते हैं, नियम बोलते हैं। ठीक है, तो जीवधारियों को व्यवस्थित करने का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वर्गीकी कहते हैं या टैक्सोनॉमी। तू काहे देख रहे भैया, समझ में आवत है कुछ, चुकुर चुकुर मुंह बना के भाग ना। चलिए, मोहित झा कह रहे सर लाइव क्लास नहीं है। ओके, ठीक है, तो आपको लाइव क्लास कैसी लगती है जरा बताओ भैया, है ना। चलिए, ओके, तो हमने कहा कि टैक्सोनॉमी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक टैक्सिस और दूसरा नॉमी। टैक्सिस का मतलब होता है व्यवस्थित करना या अरेंज करना, और नॉमी का मतलब होता है नॉर्म्स या लॉ या नियम, है ना। तो जीवधारियों के वर्गीकरण करने के नियमों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, टैक्सोनॉमी। तो हम क्या बोलेंगे भैया, सजीवों के वर्गीकरण का, सजीवों के सजीवों के वर्गीकरण, सजीवों के वर्गीकरण का अध्ययन, सजीवों के वर्गीकरण का अध्ययन, है ना। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स, टैक्सोनॉमी कहलाता है ना। अब जरा ध्यान से देखें, अगर आपसे पूछा जाए ये टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया था, तब आप क्या बताओगे। इस टैक्सोनॉमी जो वर्ड है, शब्द है, इस शब्द को सबसे पहले किसने दिया था, इस वर्ड को सबसे पहले किसने दिया था। ठीक है भैया, चलिए, टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया था, तो हम कहेंगे सर ए पी डी कॉन्डोल ने दिया था। एपीडी कंडोल ने दिया था। किसने दिया था सर, एपीडी कंडोल ने दिया था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर। टैक्सोनॉमी के पिता किससे कहा जाता है, पिता बोले तो फादर, फादर, फादर किससे कहा जाता है, टैक्सोनॉमी के पिता किससे कहते हैं, या हम फादर किससे कहते हैं, है ना। तो याद रखना कैरोलस लीनियस को कहते हैं। किसको कहेंगे, कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। किसको कहते हैं भैया, कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए देखिए भारत में इसका पिता किससे कहते हैं, भारत में, इन इंडिया, भारत में इसका पिता किससे कहा जाता है, तो भारत में इसका फादर कहा जाता है
हेनरी संतापाउ को भी कहते हैं और कहीं कहीं क्यूबियर का भी नाम आ जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहीं कहीं संतापाउ का भी नाम आ जाता है, कहीं कहीं क्यूबियर का भी नाम आ जाता है, तो बस ये चीज आपको याद रखना। ठीक है, चलिए, तो ये पूरी बातें समझ में आ गई कि भैया ये टेक्सोनॉमी क्या होता है। टेक्सोनॉमी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम सजीवों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। और टेक्सोनॉमी जो है ये शब्द सबसे पहले एपीडी कंडोल ने दिया था। वर्गीकी या टेक्सोनॉमी के जो पिता है वो कौन है, कैरोलस लिनियस से। भारत में किससे कहा जाता है, शंटापाउ को कहते, शंटापाउ को कहा जाता है। ठीक है, चलो भैया, अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किसने किया था, कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहले वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किसने किया था, जल्दी बताइएगा। चलिए, तो वो चाय ही क्या जिसमें उबाल ना हो, वो चाय ही क्या जिसमें उबाल ना हो, और वो जिंदगी ही क्या जिसमें बवाल ना हो, है ना। तो बवाल से और जिंदगी से, है ना, बिल्कुल कह सकते हैं जन्म जन्म का रिश्ता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ओके। तो अब आते हैं, सबसे पहले इस वर्गीकरण करने का प्रयास किसने किया था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, सभी लोग बताइएगा। सबसे पहले प्रयास किया था अरस्तु ने। आओ भैया अरस्तु के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। क्या होगा भैया, अरस्तु के अनुसार सजीवों का वर्गीकरण किया गया। अरस्तु के अनुसार सजीवों का वर्गीकरण, यहां लिविंग थिंग्स मतलब होता है सजीव। लिविंग थिंग्स मतलब क्या हो जाएगा भैया, एक बार बोलो सभी लोग, लिविंग थिंग्स मतलब होता है सजीव, सजीव हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इन्होंने सजीवों को दो भागों में बांटा, एक प्लांट्स मतलब पादप, प्लांट्स मतलब पादप, और दूसरा एनिमल मतलब जंतु, है ना। समझिएगा, एकदम केजी से पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी और साइंस। अगर ये नहीं पढ़ पाओगे तो समझ लो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। इन्होंने सजीवों को दो भागों में बांटा, एक आपका पौधा, दूसरा जंतु। दुनिया में यही दोनों तो है, पौधा और जंतु, यही तो है ना। चलिए, अब जरा ध्यान से देखिएगा। अब पौधे भी तीन प्रकार के होते हैं। एक पौधा तो छोटा हुआ, छोटा पौधा, छोटा पौधा जिसको प्यार से हम लोग घास कहते हैं। मध्यम ऊंचाई का पौधा, मध्य ऊंचाई का पौधा, और दूसरा क्या, बड़ा पौधा। तो पौधे तीन तरह के होते हैं, एक छोटा पौधा होता है, थोड़ा ऊंचा पौधा होता है, बड़का पौधा होता है ना। समझ में आ रहा है। तो इन्होंने प्लांट्स को तीन कैटेगरी में बांट दिया, छोटा, मध्यम और बड़ा। इसको अभी आगे डिटेल करेंगे, ठीक है। अब एनिमल को भी इन्होंने तीन भागों में बांटा। पूछो कौन मास्टर साहब, तो याद रखना, लैंड, लैंड मतलब जो पानी में रहता, ओ सॉरी जमीन पर रहता, स्थल पर रहने वाला, स्थल, स्थल, स्थल बोले तो जमीन पर रहने वाला, लैंड पर। वाटर, पानी में, जल में रहने वाला, और हवा में उड़ने वाला। तो भैया स्थलीय हम लोग हैं कि नहीं है, स्थलीय है कि नहीं है हम लोग, जरा बताइएगा। ठीक है, स्थलीय है कि नहीं है हम लोग। और जरा ध्यान से देखिएगा, पानी में रहने वाली मछली, है ना, याद रखना, और हवा में उड़ने वाले पक्षी, कीट पतंगे, ये सब हो जाएंगे। तो याद रखना, सजीव जो होते हैं, जो लिविंग्स होते हैं, वो छोटे होते हैं, मध्य होते हैं, है ना। चलिए, और बड़का होता है। जबकि एनिमल्स की या जंतु की बात करते हैं तो ये स्थल होते हैं, पानी वाले होते हैं, और हवा में उड़ने वाले। बांटा कि नहीं बांटा, बताओ भैया, मजा आया ये बात कि नहीं मजा आया। अगर मजा आया हो तो एक बार अरस्तु के बारे में बता देते भैया। अरस्तु कहाँ पैदा हुए थे, किसी को पता है यार, बताओ अरस्तु कहाँ के रहने वाले थे। तो अरस्तु, जिसको हम लोग प्यार से अंग्रेजी में बोलते हैं एरिस्टोटल, क्या बोलते भैया, एरिस्टोटल बोलते हैं। क्या बोलेंगे भैया, एरिस्टोटल। ये कहाँ के रहने वाले थे, यूनान के रहने वाले थे। यूनान बोले तो सर, अरे ग्रीस के रहने वाले थे, ये चीज आपको याद रखना, ग्रीस के रहने वाले। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखें इनके बारे में। इनको फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ जूलॉजी, और इन्होंने बहुत सारी किताबें उताबें भी लिखा, मतलब कह सकते हो कि बहुत अच्छे इंसान रहे ये। ठीक है,
अब आते हैं, अब अरस्तु के हिसाब से क्या किया गया, एनिमल्स को बांटा गया। अरस्तु के हिसाब से जंतुओं का वर्गीकरण किया गया। किसके हिसाब से, अरस्तु के हिसाब से जंतुओं का वर्गीकरण किया गया। ये पौधा नहीं, जंतुओं का वर्गीकरण दो तरह के। तो पहला लेते हैं टेरिस्टेरियल वॉकिंग। टेरिस्टेरियल मतलब वॉकिंग, वॉकिंग बोले तो स्थलीय, जो जमीन पर चलते हैं, जैसे हम लोग है भैया कि नहीं है। तो स्थलीय का उदाहरण क्या हो जाएगा, मानव, मानव बोले तो ह्यूमन, कुत्ता, अरे मानव कुत्ता नहीं, मानव कुत्ता ना कहिए, अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्ली, ये सब क्या है भैया, रॉयल, अनिल, मंगेश, आबिद, अमरजीत, समझ में आ रहा है अरशद। तो मानव कुत्ता बिल्ली है ना, मानव कुत्ता बिल्ली सुअर, ये सब क्या हो जाएंगे, ट्रेंडिंग एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ना, ठीक है। तो मानव सुअर कुत्ता बिल्ली ये सब क्या हो जाएंगे, टेरिस्टेरियल, स्थलीय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्थलीय हो जाएंगे, जो जमीन पर रहते चलते हैं, है ना। और फ्लाइंग, फ्लाइंग मतलब होता है वायवीय, वायवीय बोले तो सर जो उड़ते हैं हवा में, जो हवा में क्या होते हैं भैया, उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर क्या हो जाएगा, पक्षी, बर्ड्स हो जाएंगे, एग्जाम्पल के तौर पर पक्षी हो जाएगा, बर्ड्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कुछ कीट पतंगे हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अब आते हैं एक्वेटिक, जो तैरने वाले होते हैं, एक्वेटिक जो तैरने वाले होते हैं। तैरने वाले में क्या होता है भैया, जलीय हम बोल देंगे, क्या बोलेंगे, जलीय हो जाएंगे। और जलीय में क्या जाएगा, एग्जाम्पल हम कहेंगे सर मछली जल की रानी है, मछली हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका, मगरमच्छ हो जाएगा, क्या होगा, मगरमच्छ हो, अरे बहुत सारे हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो एक तो इन्होंने क्लासिफिकेशन ये किया था, दूसरा क्लासिफिकेशन इन्होंने चाकू लेके काट काट के देखा। एक कहा ई नैमा, हम यहाँ हिंदी में लिख दे रहे हैं ई नैमा, क्या बोलेंगे, ई नैमा। और एक कहा ए नैमा, एक क्या बोला भैया, ए नैमा, ठीक है। चलिए, तो एक इन्होंने कहा ई नैमा और दूसरा इन्होंने कहा ए नैमा। तो ई नैमा में उनको बोला जिनके ब्लड का रक्त, ब्लड का रक्त, ब्लड का रक्त लाल होता है, रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है, कैसा होगा, लाल हो जाएगा। और ई नैमा, ए नैमा में उनको रखा जिनका रक्त जो है लाल नहीं है, लाल नहीं है, विदाउट रेड ब्लड। अच्छा ये बताइएगा सभी लोग ईमानदारी के साथ कि भैया ये मजा नहीं आ रहा इस तरह से पढ़ना या पढ़ाना, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, एक बार बताइएगा, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्त। सभी लोग बताइएगा। चलो भैया आते हैं, चलो भैया ओके। अब आते, चाय खत्म हो गया मेरा, है ना, चलो ठीक है। आते हैं, देखो भैया, जिनके ब्लड का रंग लाल होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों, तो हम कहेंगे उसे ई नैमा। और आपको पता है ई नैमा में कौन आ जाएगा, मजा आ जाएगा, सुनो केवल, ई नैमा में कौन आ जाएगा, कसेरुकी आ जाते हैं, कौन आते हैं भैया, कसेरुकी आ जाएंगे, कौन आएगा, कसेरुकी आते हैं। कसेरुकी बोले तो वर्टिब्रेट आता है। और आपको पता है वर्टिब्रेट उनको बोलते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती हो,
जिसमें रीढ़ पाई जाती हो, मतलब मास्टर साहब जिसमें बैकबोन देखने को मिले हो। जिसमें क्या देखने को मिले भैया? बैकबोन देखने को मिलता है ना? चलिए भैया, ओके। तो मेरी बात सुनिएगा, इनेमा हम उनको कहते हैं जिनके ब्लड का रंग लाल हो। इसका एग्जाम्पल होता है कशेरुकी। कशेरुकी मतलब होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाए। अब बताओ, मानव में रीढ़ की हड्डी पाई जाए तो मानव बकलोल को इसी में रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा? है ना? अब सुनिएगा, इनेमा में उनको रखा जाता है जो आकशेरुकी होते। एनेमा में उनको रखा जाता है जो आकशेरुकी होते। आकशेरुकी मतलब होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। इनवर्टिब्रेट कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं भैया? इनवर्टिब्रेट कहा जाता है। इनवर्टिब्रेट, इसमें क्या होता है भैया? रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। रीढ़ या बैकबोन जो होता है वो अब्सेंट होता है। सर बैकबोन क्या होगा सर? अब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, सब नोट्स आपको मिलेगा भैया बना बनाया। सब नोट्स मिलेगा भैया बना बनाया। ठीक है, तो इनेमा में कौन आ जाएगा? एक थोड़े को उठाओ काटो, तुम्हारा खून लाल है, इनेमा में उठा के फेंको। एक थोड़े उठाओ काटो, तुम्हारा खून कैसा है? लाल नहीं है, किसी भी कलर का, उठा के फेंको एनेमा में। फिर इनको लाओ काटो, तुम्हारा खून का रंग कैसा है? सर हमारे खून का रंग हरा है। इसको उठा के फेंको एनेमा में। फिर उसको काटो दूसरे को, तुम्हारे ब्लड का रंग कैसा? लाल है मास्टर साहब। इनेमा में उठा के फिर पकड़ के लाओ काटो, तुम्हारे ब्लड का रंग कैसा? सर हमारा ब्लड का रंग गुलाबी है। उठा के झम मत फेंको कहाँ? एनेमा में, है ना? तो ब्लड देख कर पहचान लोगे कि ये एनेमा है या इनेमा है। समझ में आ रहा है भैया? जरा बताओ दोस्त, है ना? तो ये अरस्तु के अनुसार क्या था दोस्तों, है ना? अरस्तु के अनुसार एनिमल का क्लासिफिकेशन था। किसका क्लासिफिकेशन था? सर इनेमा कैसे होता है? रवि कुमार जैसे तुम हो, तुम का हो बाबू? इनेमा हो ना। तुम्हारे खून का रंग कैसा है? लाल है। तुम्हारे खून का रंग कैसा है? लाल है ना, तो तू इनेमा ना है बाबू। तो कुत्ता, है ना? तो कुत्ता को भी पकड़ो, उसके भी खून का रंग कैसा होता है भैया? इनेमा होता है ना? लेकिन ऑक्टोपस पकड़ के लाओगे तो वो इनेमा नहीं होगा, उसके खून का रंग नीला होता है, तो उसको एनेमा में उठा के रख देते हैं। काकरोच को उठा, तो इसको मोटे तौर से पहचानने के लिए कशेरुकी जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन सबके खून का रंग लाल होता है। जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है वो क्या होते हैं? उनके खून का रंग लाल नहीं होता है। समझे बाऊ कि नहीं समझे? आबिद काहे हुई भाई साहब? रीढ़ की हड्डी और बैकबोन दोनों वो तो हम बता ही दिए है ना। ठीक है, चलिए ओके। अब आते हैं, ये तो अरस्तु ने क्या किया था? एनिमल्स को बांटा था। अब अरस्तु ने प्लांट को कैसे बांटा, है ना? अच्छा, सुआ सुआ लाल कह रहे। पहली बात तो सुआ सुआ लाल अपना नाम सही करो, है ना? एक के बाद सुआ बोलो, तो सुआ सुआ लाल क्या होता है? चलिए भैया एक के बाद सुआ लाल बोलो, सुआ सुआ लाल क्या होता है? ठीक है, चलिए देखो भैया, इधर इधर आबिद को बड़ी कंफ्यूजन है ना? कि अगर रेड ब्लड है और बैकबोन दोनों है तब भी तो उसी में रखा जाएगा। हम पहले से बता के रखे, इसमें कौन सा? मच्छर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उसका रक्त लाल कैसे होता है? मच्छर के खून का रंग लाल होता है? किसने कहा ऐसा? वो जो खून आपका चूसते हैं वो लाल होता है, उनके खुद का खून लाल नहीं होता है, समझे? उनके खुद का रंग जो खून का होता है वो व्हाइट कलर का होता है। चलिए ओके, अब अरस्तु की बात करते। अरस्तु ने पौधे को भी बांटा। किसमें बांटा भैया? पौधे में भी बांटा। पौधे को क्या किया इन्होंने? तीन कैटेगरी में बांटा। सुनील कुमार सिंह, हर्ष, हर्ष मतलब होता है शाकीय पौधा। कौन सा पौधा? शाकीय पौधा। सरप्स, सरप्स बोले तो झाड़ी। क्या बोलेंगे मास्टर साहब? झाड़ी। और तीसरा ट्री, ट्री बोले तो वृक्ष। है ऐसा कि नहीं है? है ऐसा कि नहीं है? यस सर। अब जरा ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, शाकीय पौधा उनको बोलते हैं जो छोटे होते हैं। कैसे होते भैया? छोटे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे होते हैं। छोटे मतलब होता है स्मॉल होते हैं, कम लंबाई के होते हैं, जमीन पकड़ के चलते हैं।
और दूसरा क्या होता है, मुलायम होते हैं। क्या होते हैं भैया, मुलायम होते हैं। मुलायम बोले तो सर सॉफ्ट होते हैं। ऐसा है कि नहीं, घास एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाएगा भैया, घास हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर क्या हो जाएगा, अरे घास हो जाएगा। घास बोले तो ग्रासेस है भैया कि नहीं है। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, झाड़ी उनको बोलते हैं जो मध्यम ऊंचाई के होते हैं। मध्यम ऊंचाई के होते हैं मतलब मीडियम हाइट के होते हैं। क्या होंगे सर, मीडियम हाइट के होते हैं, मध्यम ऊंचाई के होते हैं। और ये कटीले होते हैं, कटीले होते हैं। थॉर्नी कहा जाता है इनको। क्या बोलते हैं भैया, थॉर्नी होते हैं, कटीले होते हैं, है ना। अब जरा ध्यान से देख, इनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो झाड़ी वाड़ी जो होता नहीं है वही हो जाएगा। अब झाड़ी में बहुत सारे प्लांट्स आ जाए, करौंदा जो छोटे ऊंचाई के होते हैं। अब आते हैं वृक्ष। किसकी बात करेंगे सर, हम लोग बात करते हैं वृक्ष का। ये लंबा होता है पौधा। पौधा कैसा होता है, लंबा होता है। लंबा बोले तो टॉल होता है। बहुत लंबा वृक्ष होता है कि नहीं है ना। चलिए इसके अलावा सर ये काष्ठीय होता है। काष्ठीय का मतलब होता है इसमें लकड़ी पाया जाता है, बूढ़ी होता हो। क्या होता हो, बूढ़ी होता। बूढ़ी का मतलब समझ आ जाएगा बाबू, परेशान ना हो सुनील भाई। ठीक है, चलिए बूढ़ी होता है। बूढ़ी का मतलब समझो जिसमें लकड़ी पाया जाता है। क्या मतलब, लकड़ी पाया जाता हो। और इस लकड़ी में इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा दोस्तों, तो सर इसका एग्जाम्पल बनेगा, है ना सर, इसका एग्जाम्पल नीम हो जाएगा। क्या होगा बउआ, नीम हो जाएगा। आम हो जाएगा, नीम का वृक्ष, आम का वृक्ष, सागौन का वृक्ष, है ना, आदि ये सब आ जाएंगे इसी। ठीक है बाबू साहब, तो ये बताइएगा इन तीनों में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो भैया, तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन करने का जो प्रयास किया गया था वो किसके द्वारा, अरस्तु के द्वारा किया गया था। इसके अलावा भी लोगों के द्वारा किया गया था, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन अब हम आते हैं कि इनके अलावा भी किसी ने काम किया था, तो था द्विजगतीय वर्गीकरण, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब द्विजगतीय वर्गीकरण किसने दिया था, जल्दी बताओ। टू किंगडम क्लासिफिकेशन प्रतिपादन किसने किया था, कमेंट करो भैया सभी लोग। प्रतिपादन, प्रतिपादन का मतलब होता है परपोज्ड। क्या बोलेंगे, परपोज्ड। प्रतिपादन मतलब परपोज। द्विजगतीय वर्गीकरण किसने दिया था, बताओ भैया, परपोज किसने किया था। तो अब हम किसका नाम ले लेंगे, अरे भाई साहब जल्दी बताओ। द्विजगतीय वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था, कैरोलस लीनियस के द्वारा। हाँ वेरी गुड, क्या हो जाएगा सर, कैरोलस लीनियस के द्वारा। कैरोलस लीनियस के द्वारा, कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया। ठीक है, चलो क्या हो जाएगा, कैरोलस लीनियस के द्वारा किया जाएगा, है ना। चलो भैया, अब कैरोलस लीनियस ने क्या किया, जो वर्गीकरण किया, इन्होंने क्या किया बच्चा, तीन अलग अलग क्या किया, भागों में बांटा। ठीक है, पहला एनिमलिया मतलब जंतु। एनिमलिया मतलब जंतु। जंतु चल भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। जंतु क्या होते हैं, चल भी सकते हैं और खा भी सकते हैं, चलेंगे और खाएंगे, है ना। दूसरा है प्लांटी। प्लांटी बोले तो सर पादप। प्लांटी बोले तो पादप। अब पादप क्या होता है, स्टे इन प्लेस, मतलब एक जगह रुके होते हैं, मतलब ये स्थिर रहते हैं। पौधा क्या करता है भैया, स्थिर रहता है। पौधा क्या रहता है भैया, स्थिर रहता है ना। ऐसा तो है नहीं कि शुभम का एक पौधा लगा दिए, शुभम का पौधा टेम्पू पकड़ के चला गया, घूम घाम के चौराहे से फिर आ गया, ऐसा ऐसा है नहीं।
पौधा एक जगह फिक्स रहता है, फिक्स रहता है कि नहीं, स्थिर रहता है, और ये प्रकाश संश्लेषण करता है। क्या करता है भैया, प्रकाश संश्लेषण करता है। क्या करेगा भैया, प्रकाश संश्लेषण करता है, मतलब स्वापोषी होता है। इतनी बातें, तो इनकी बातों में बहुत दम नहीं, ये कौन नहीं बता लेगा, ये तो हमारे वहां का बचपन का प्यार वाला लड़का बता लेगा, है ना। चलो भैया अब आते हैं, बात करते हैं तीन जगतीय वर्गीकरण, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। इसकी बात करेंगे भैया, तीन जगतीय वर्गीकरण, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब तीन जगतीय वर्गीकरण, है ना, किसने प्रतिपादित किया था, प्रतिपादन मतलब किसने दिया था, प्रतिपादन मतलब होता है प्रपोज, प्रपोज, वो प्रपोज डे वाला प्रपोज नहीं है ना भैया। आज कौन सा डे है भैया, कौन सा डे है आज, चॉकलेट डे है, हग डे है, कि टेडी डे है, कि लात डे है, घूसा डे है, मुक्का डे है, कौन सा डे है भाई, जल्दी बताओ, है ना। चलिए, तो किसने प्रपोज किया था, तो साल था 1860 में, 1860 में अर्नेस्ट हैक्कल ने किया था। किसने किया था सर, अर्नेस्ट हैक्कल ने किया था। अर्नेस्ट हैक्कल ने किया था, किसने किया था सर, अर्नेस्ट हैक्कल ने किया था। ओके, चलिए, किसने किया था, अर्नेस्ट हैक्कल ने किया था। किसने किया था सर, अर्नेस्ट हैक्कल ने किया था। अर्नेस्ट हैक्कल ने क्या किया, दुनिया में जितने भी जीवधारी थे सभी को तीन जगत में बांटा, एक दो और तीन जगत में बांटा। पादप जगत मतलब प्लांट में बांटा, है ना। चलो, और किस में बांटा भैया, जंतु में बांटा, एनिमल्स में बांट दिया, और तीसरा किस में बांटा बाबू, प्रोटिस्टा में बांट दिया, प्रोटिस्टा में बांटा। ठीक है, किसमें बांटा भैया, प्रोटिस्टा में बांटा। तो अब खुद ही देख लो भैया इनकी कहानी, है ना। चलो, ये क्या है, एनिमलिया है कि नहीं है, और ये क्या है, प्लांटी है कि नहीं है, पादप है कि नहीं है, और ये क्या है भैया, प्रोटिस्टा है कि नहीं है। ठीक है, तो अर्नेस्ट हैक्कल ने 1860 में जीवधारियों को तीन किंगडम में बांटा, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया, किंगडम प्रोटिस्टा। लेकिन इनकी बातों में इतना दम नहीं था, दम आया और आगे बढ़ते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कोपलैंड। क्या नाम था भैया, कोपलैंड। कौन थे भैया वैज्ञानिक का नाम बताओ महाराज, तो हम कहेंगे सर कोपलैंड हुआ करते थे। तो इसका प्रतिपादन किसने किया, प्रतिपादन, प्रतिपादन मतलब प्रपोज, किसने किया भैया, प्रपोज्ड, किसने किया, तो हम कहेंगे सर कोपलैंड ने किया। बताओ भैया किसने प्रपोज किया, किसने प्रपोज किया, तो हम बता दें कोपलैंड ने प्रपोज किया। इन्होंने क्या किया, दुनिया के जितने जीवधारी थे इन सभी जीवधारियों को चार जगत में बांटा, किंगडम मोनेरा, क्या हो जाएगा, किंगडम मोनेरा हो जाएगा, किंगडम प्रोटिस्टा हो जाएगा, किंगडम प्लांटी हो जाएगा, क्या होगा, पादप जगत जिसको बोला जाता है, और किंगडम एनिमलिया मतलब जंतु जगत हो जाए। यही तो होगा। ठीक है, तो
कोपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमलिया। अब आते सबसे इंपॉर्टेंट जिसको हम लोग डिटेल पढ़ने जाएंगे, और वो किसका रहा भैया, 5 जगतीय वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। फटाफट कमेंट करके बताओ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, 5 जगतीय वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था, सबका आंसर आना चाहिए। चलो भैया सभी लोग बताइएगा, 5 जगतीय वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था, आंसर क्या बताओगे दोस्त। पांच जगतीय वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था, 5 किंगडम, अरे भैया बताओ जल्दी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय R.H. विटेकर। क्या हो जाएंगे भैया, तो हम लोग बोलेंगे इसको किसने प्रपोज किया था, चलो किसने प्रपोज किया था, चलिए प्रपोज्ड, प्रपोज्ड बोले तो प्रतिपादन, किसने प्रतिपादित किया था, तो हम लोग बोलेंगे सर R.H. विटेकर, आर आर एच विटेकर। कौन हो जाएगा भैया, R.H. विटेकर, सबका नाम याद है। विटेकर कहाँ के रहने वाले थे, तो हम कहेंगे सर ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, मीन्स इंग्लिश हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे भैया, इंग्लिश हुआ करते थे, मतलब इंग्लैंड के हुआ करते थे। ठीक है, चलिए ओके। अब इन्होंने क्या किया, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है वो किस आधार पर दिया है, किस बेस पर दिया गया है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। आधार बोले तो सर किस बेसिस पर इन्होंने बांटा, चलिए भैया किस बेसिस पर बांटा, है ना। चलिए पहला आधार क्या होगा, यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम कहेंगे कोशिकीय संरचना। पहला क्या होगा, कोशिकीय संरचना, कोशिकीय संरचना मतलब कि सेलुलर स्ट्रक्चर, क्या हो जाएगा सर, सेलुलर स्ट्रक्चर हो जाएगा, सेलुलर स्ट्रक्चर, कोशिकीय संरचना। कोशिकीय संरचना का मतलब होता है कि भैया एनिमल या लिविंग जो है प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, एक तो हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा शरीर संगठन, शरीर संगठन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय, मतलब यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। तीसरा क्या आ जाएगा दोस्तों, पोषण, पोषण मतलब न्यूट्रिशन, पोषण मतलब न्यूट्रिशन, पोषण मतलब न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब यह होता है कि भैया ये स्वपोषी है या परपोषी है, मतलब ऑटोट्रॉफ्स है या हेट्रोट्रॉफ्स है। चौथा है आपका प्रजनन, क्या जाएगा भैया, प्रजनन, प्रजनन बोले तो रिप्रोडक्शन, प्रजनन बोले तो सर रिप्रोडक्शन हो जाएगा, प्रजनन बोले तो रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि अलैंगिक जनन करते हैं या लैंगिक जनन करते हैं, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, असेक्सुअल है। और पांचवा जो होगा वो जाति वृत्त संबंध, क्या बोलेंगे भैया, जाति वृत्त संबंध। जाति वृत्त संबंध का मतलब होता है फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप, क्या होगा, फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप या फिलोजेनेटिक रिलेशन हो जाएगा, फिलोजेनेटिक रिलेशन हो जाएगा। तो अब अगर आपसे कहा जाए सर क्या आपको ये बताना रहेगा कि जरा बताओ कि इन्होंने कितने, है ना,
कितने लक्षणों को कंसीडर किया था विभाजित करने के लिए, कितने लक्षणों के आधार पर बांटा था? तो आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट करो भैया। कितने लक्षणों के आधार पर बांटा था? चलो भैया जल्दी बताओ, कितने लक्षणों के आधार पर बांटा था? यस या नो, सभी लोग एक एक करके आंसर करिएगा। कितने लक्षणों के आधार पर बांटा? कितने लक्षणों के आधार पर बांटा था? 5 लक्षणों का। पांचों लक्षण रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कोशिकीय संरचना, शरीर संगठन, पोषण, प्रजनन और जाति वृत्ति संबंध। ठीक है, चलो भाई साहब, अब इन्होंने 5 जगत में बांटा। पांचों जगत का नाम बताना है कि नहीं बताना है? यस सर। पहला मोनेरा जगत, पहला क्या हो जाएगा? मोनेरा जगत, यस सर। दूसरा क्या हो जाएगा सर? प्रोटिस्टा जगत। तीसरा क्या हो जाएगा? फंगाई या कवक जगत। चौथा क्या हो जाएगा सर? पादप जगत। और पांचवा क्या हो जाएगा? जंतु जगत। यस सर। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, है ना? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु हो जाए। यस या नो? सोच रहे होंगे सर काहे भौंक रहे हैं? वो इसलिए भौंक रहे क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत क्लियर क्लियर दिया गया है। देखिएगा भैया एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी की कटिंग है कक्षा 9 की। वर्गीकरण समूह की पदानुक्रमित संरचना, है ना? अर्नेस्ट हैक्कल 1894, रॉबर्ट विटेकर 1959, कार्ल बूच 1977 जैसे वैज्ञानिकों ने सारे सजीवों को जगत नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया। विटेकर के द्वारा, किसके द्वारा? विटेकर के द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण में 5 जगत है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया शामिल है। ठीक है, चलिए ये समूह कोशिकीय संरचना, देखो ये समूह कोशिकीय संरचना, पोषण के स्रोत, तरीके और शारीरिक संगठन के आधार पर बनाए गए हैं। कार्ल बूच ने वर्गीकरण मोनेरा जगत को आर्की बैक्टीरिया और यूक बैक्टीरिया में बांटा, जो प्रयोग में लाया जाता है। किसमें लाया जाता है? प्रयोग में लाया जाता है। पुनः विभिन्न स्तरों पर जीवों के उप समूह में बांटा गया है। तो भैया ये बताओ, जो हम पढ़ाए हैं, जो हम पढ़ाए हैं वो एनसीईआरटी में लिखा है कि नहीं लिखा है? एक बार बोलिए यस या नो। लिखा है भैया कि नहीं लिखा है? बिल्कुल लिखा है, बिल्कुल लिखा है एनसीईआरटी में, देख लीजिए उठा के, है ना? कि विटेकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण में 5 जगत है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। ये समूह कोशिकीय संरचना, पोषण के स्रोत, तरीके, शारीरिक संगठन के आधार पर बनाया गया है। ठीक है, अब आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हम आपको बताएंगे, लेकिन ये हम आपको तब बताएंगे जब प्लांट और एनिमल का क्लासिफिकेशन करेंगे। फिर भी थोड़ा बहुत हम यहाँ बता दे रहे हैं कि किंगडम, फाइलम जंतु के लिए होता है। मेरी बात सुनिएगा, ये जो किंगडम होता है, फिर उसके बाद फाइलम आता है। फाइलम शब्द जंतु के लिए इस्तेमाल होता है, एनिमल के लिए, और डिवीजन जो होता है वो पौधे के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए? पौधे के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है वर्ग, वर्ग मतलब क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद कुल, कुल मतलब फैमिली, फैमिली के बाद क्या होता है? जीनस, जीनस के बाद क्या होता है? स्पेसीज होता है ना? अब हम आपको छोटा सा ट्रिक बता देते हैं इसको याद करने का तरीका, क्योंकि आपके परीक्षा में इसका सीक्वेंस पूछने को आता है। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा? केपीसी ऑफ जीएस, केपीसी ऑफ जीएस। क्या बोलेंगे? केपीसी ऑफ जीएस, याद हो जाएगा। के का मतलब होता है किंगडम, मतलब जगत। पी मतलब होता है फाइलम, अगर एनिमल है तो, नहीं तो इसकी जगह पर डिवीजन लिखा जाता। फाइलम मतलब संघ, की मतलब किंगडम, किंगडम बोले तो जगत हो जाएगा। पी मतलब फाइलम, फाइलम को हिंदी में संघ बोलते हैं, या इसी को बोला जाता है, अगर है ना
सी मतलब क्लास या हिंदी में इसको वर्ग बोलते हैं। ओ मतलब ऑर्डर, ऑर्डर को हिंदी में गण बोलते हैं। एफ मतलब फैमिली, फैमिली को हिंदी में कुल बोलते हैं। जी मतलब जीनस, जीनस को हिंदी में वंश बोलते हैं। और एस का मतलब स्पेसीज, स्पेसीज को हिंदी में क्या बोलते हैं? जाति का। सबको याद हो जाएगा? बताओ भैया। केपीसी ऑफ जीएस, यही तो लिखा हुआ है। किंगडम अगर एनिमल होगा तो फाइलम, अगर प्लांट होगा तो डिवीजन, उसके बाद है क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज हो जाए। सबको याद हो? ये सीक्वेंस लगाने को एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग लगाओगे? आप लोग लगाओगे कि नहीं लगाओगे? बिल्कुल लगाना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, हम अगर बात करेंगे दोस्तों, यहाँ तक आज पढ़ाते हैं। अब एनिमल, सॉरी, आर एस विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, ये आपको कल पढ़ाएंगे। सब बताएंगे। मोनेरा क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या होता है, फंजाई क्या होता है, प्लांटी क्या होता है, एनिमलिया क्या होता है, सब समझाएंगे दोस्तों। तो आप लोगों को बायोलॉजी कैसी लगती है एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यहाँ करने के साथ साथ आप फीडबैक भी दे दीजिएगा दोस्तों, कि क्या हमारी मेहनत आप लोगों को ये इसे बना बनाया नहीं, ये 4-4 5-5 घंटा जो होता है वो समय है ना, ये 3-3 4-4 घंटा बनाने में टाइम लगता है ना। चलिए ठीक है, ये चीज आपको याद रहे। कोई बात नहीं, राज उतना जरूरत नहीं है बेटा, राज रोशन, बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा उस चीज को। वो एक्चुअली में प्रोटिस्टा मेटाजोआ मतलब होता है एनिमल, और मेटाफाइटा मतलब प्लांट है ना। चलिए, वो एक ही नाम है, मेटाजोआ मतलब एनिमल, मेटाफाइटा मतलब प्लांट होता है। ठीक है, चलिए। तो मैं चाहूं वाइट नहीं कर सकते हैं, पीपीटी हम वाइट नहीं कर सकते क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, आंखों में दिक्कत होती है ना, इसलिए। चलिए, तो आप क्या करिएगा दोस्तों, अपने जो हमारा चैनल, मतलब क्या बोलते हैं उसको, है ना, जो हमारा ऐप है, उस ऐप में फीडबैक देने को आता है ना। कहाँ फीडबैक देने को आता है मैं आपको बता दूं, है ना। चलिए देखिए, ये अपना एप्लीकेशन है, ऐप है ना, ऐप है। अब इस ऐप में देखोगे 3 थोड़े डंडी खींचा हुआ है, खुल जावे। बागड़ बिल्ला फोन है, 130 रुपये का फोन है केवल, 130 रुपये का। ठीक है, खुल जाओ भैया, खुल नहीं रहा है, भागड़ बिल्ला है एकदम से। चलो कोई बात नहीं, गुस्सा आ गया है कि नहीं खुलेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, जब ऐप खोलोगे तो ऊपर 3 थोड़ी डंडी है, एक बड़ी डंडी, फिर उससे छोटी डंडी, फिर सबसे छोटी डंडी। वहां पर जाओगे तो वहां पर रेट, रेट लिखा होगा, रेट चूहा नहीं, रेट, रेट RATE, रेट लिखा होता है ना, रेट लिखा होता है। अब रेट पे क्लिक करोगे तो लिखिएगा आप, है ना, 5 नंबर, ये दुनिया भर की बातें लिखोगे, है ना। लिखने के बाद ये जरूर लिख दीजिएगा कि रहमान सर का साइंस है, रहमान सर शब्द जरूर लिख दीजिएगा, रहमान सर शब्दों का प्रयोग जो है वो, है ना। चलिए जरूर करिएगा दोस्तों, है ना। चलिए, तो वहां पर लिखिएगा, बाकी आपको जो जहां लिखना हो लिख सकते हैं, है ना। चलिए, तो जाइएगा वहां लिखिएगा रहमान सर ये, रहमान सर वो, रहमान सर ई, रहमान सर ऊ, रहमान सर आ, रहमान सर वाह, है ना, ऐसे करके लिख दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो बाकी हमारी आपकी मुलाकात हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर पढ़िएगा दोस्तों, है ना। तो टेलीग्राम चैनल हमारा साइंस बाय रहमान सर MD क्लासेस, वहां पर जाइए, आराम से जुड़िएगा। ठीक है, फिर हमको जो बातें आपको कहनी होगी वो कह दीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद, लव यू सभी लोगों को, कल मिलते हैं। ठीक है भैया, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं।